हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन आप सबका अभिनंदन करता हूं दी नोबली कैंपस बीटा में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज लाए हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जिसमें आप लोग को जो बिहार बीपीएससी जो टीचर के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, या और क्या है जितने भी एग्जाम होंगे वो सबके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि पाषाण काल से और ऐतिहासिक स्रोत है, और उसके बाद भारत की सामान्य जानकारी से सम्मिलित है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? आप लोग जल्दी बताएं। तो भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिले हैं। नर्मदा घाटी से भारत के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। वहीं शिवालिक की पहाड़ियां जो कि हिमालय पर्वतमाला में आती है, गंगा घाटी और सोन नदी घाटी से साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गर्त आवास है जो कि जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज ब्रिज के नीचे। वहां के मनुष्य लोग गड्ढा खान करके उसमें आवास करते थे, इसलिए उसे बुर्ज होम के नाम जाना जाता है। तो गर्त आवास के साक्ष्य हमें बुर्ज होम से मिले हैं। वहीं कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। वहीं भीमबेटका जो कि चित्रकला के लिए जाना जाता है, और मेहरगढ़ प्राचीन उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए जाना जाता है। भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए जाना जाता है, जो भी हमने पहले बताया कि भीमबेटका शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति कहलाते थे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति कहलाती थी। आप लोग जल्द से बताएं। तो दोस्तों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति आहार संस्कृति के नाम से जाने जाते थे, और इसी का आहार संस्कृति का एक और मुख्य केंद्र था गिलुंद जो कि आहार संस्कृति का केंद्र था। और यह एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। ताम्र पाषाणिक स्थलों में जोरवे संस्कृति जो कि पश्चिम महाराष्ट्र में पाई गई थी। वहीं कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और मालवा संस्कृति भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मालवा संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृति में मृदभान के लिए जाना जाता था, क्योंकि यह सबसे उत्कृष्ट मृदभान वहीं पे पाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था। दोस्तों, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जौ को माना जाता है, क्योंकि मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज जौ और गेहूं को माना जाता है। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में दिया हुआ हो तो वैसे आप जौ को मारेंगे, जबकि चावल हमें कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आगे हम देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को। छह नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु का उपयोग ताम्र धातु का उपयोग किया गया था, क्योंकि ताम्र से ही उसके बाद ताम्र धातु, उसके बाद टीन का उपयोग किया गया, उसके बाद कांसा का उपयोग किया गया, उसके बाद लोहा का उपयोग किया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तकनीक के हिसाब से क्योंकि तांबा और टीन को मिलाया जाता है तब कांसा का तैयार होता है। उसके बाद हम 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। तो यह हमें प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, क्योंकि बुर्ज होम वहां के लोगों के निवासियों का मानना था कि मर जाने के बाद भी कुछ लोग होते हैं, इसलिए वहां पे उनके दोस्त कुत्ते को साथ में दफनाया गया। उसके बाद आर्यों की जानकारी मिलता है हमें। आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को माना जाता है। तो जिससे हमें, और उसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, और आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म का माना जाता है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का माना जाता है।
त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, 3 किताब हैं, जैसे अभिधम पिटक, सूक्त पिटक और विनय पिटक। वहीं जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है, सिख धर्म के बुक को माना, और हिंदुओं का धर्म को रामायण और महाभारत, इस तरह से इनके धर्म ग्रंथ हैं। वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है? ऐसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनैतिक, आर्थिक नीतियां और धार्मिक सभी पे विशेष फोकस डाला गया है, लेकिन राजनैतिक नीतियों पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक फोकस किया गया है, इसलिए आंसर राजनैतिक नीतियां होंगे। कलहन की पुस्तक, दोस्तों कलहन के द्वारा कौन सा पुस्तक रचना किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार एग्जाम में आया जाता है। तो कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दिखाया गया है। वहीं अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को माना जाता है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज को माना जाता है, और पुराण जो कि 18 हैं उग्र शर्मा और उनके पुत्र लोमहर्ष के द्वारा लिखा गया था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन से। 12 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक किसे माना जाता है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि को माना जाता है। यह एक व्याकरण की बुक है, पाली व्याकरण की बुक है। वहीं वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। वहीं विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की बुक की रचना की गई थी, जिसमें मौर्यकालीन समाज के बारे में बताया गया था, और वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण बुक की रचना की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि जी थे। उसके बाद वहीं कालिदास है, कालिदास के बहुत से बुक फेमस हैं। कालिदास में जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कलहन के द्वारा एक राजतरंगिणी बुक लिखा गया था। वहीं चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो का रचयिता किया गया था। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को। इब्न बतूता निवासी था, यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक इससे ज्यादा प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश बना दिया था। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वहीं हम लोग आगे देखते हैं कि बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस, और अशोक के दरबार में डायनोसियस आया था, और चंद्रगुप्त टू के दरबार में फाहियान आया था, जो चीनी यात्री था। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो सिकंदर के साथ भारत नहीं आने वाला इतिहास कौन सा? तो इसके साथ नहीं आने वाले इतिहासकार में हेरोडोटस हैं, क्योंकि हेरोडोटस सिकंदर से पहले ही लगभग 500 ईसा पूर्व भारत आए थे, और इन्हीं की बुक एक हेरोडोटस की बुक का नाम है हिस्टोरिका, और इन्हें इतिहास का पिता माना जाता है। और सिकंदर के आने वाले दोस्त इतिहासकार समय अरिस्टोबुलस, निरियाकस और एनासिकटस है। इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चंस हमेशा आते रहता है। किसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसमें क्वेश्चंस में आंसर आपके होंगे मेगास्थनीज, क्योंकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। और वहीं फाहियान गुप्त साम्राज्य में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। वहीं इत्सिंग और ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आए थे। फाहियान निवासी था, तो फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान, इत्सिंग और ह्वेनसोंग ये जितने भी यात्री थे सब चीन के निवासी थे, और ये लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आए थे। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो यह अभिलेख प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किया गया है, और एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त से जुड़ा हुआ है। आगे में देखिए, एरन अभिलेख संबंधित है भानुगुप्त से संबंधित है,
और यह पहला अभिलेख है, भारत का यह पहला अभिलेख है जिसमें हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। वहीं चंद्रगुप्त टू से प्रयाग स्तंभ लेख और सातवाहन से हमें नासिक अभिलेख की जानकारी मिलता है, नासिक अभिलेख से जानकारी मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। तो प्राचीनतम का बच्चों पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिले हैं, बागोर और आदमगढ़ से मिले हैं। वहीं कोल्डी हवा से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। आगे हम देखते हैं इंडिका के लेखक कौन थे। यह क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि इंडिका के लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज को माना जाता है और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे, जो कि सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था और इसमें मौर्यकालीन सभ्यता के बारे में बताया गया है। वहीं हेनसोंग हर्षवर्धन काल में आया था और तारानाथ के एक जो कि तिब्बती लेखक है और इनका एक बुक था कंगत्यूर और तंगतुर। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता था। अलबरूनी किसके साथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया। तो अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के समय में भारत आया था, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। वही क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता जो कि मोरक्को निवासी था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ताम्रवती किस स्थल का उपनाम है। तो ताम्रवती यानी कि तांबा वाली जगह, इसका आहार का उपनाम है और यह एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है और ताम्रपाषाणिक संस्कृति एक ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं आहार का ही एक मुख्य केंद्र गिलुन में था। वहीं कायथा संस्कृति भी एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी और कायथा जो कि मध्य प्रदेश में था। वहीं बुर्जहोम जो कि नवपाषाणकालीन एक जिसे हम पहले देख चुके हैं। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। काल क्रमानुसार दोस्तों इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले पाषाण काल आया था, यानी कि यह 1 नंबर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पे ताम्रपाषाण, क्योंकि धातुओं में मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम ताम्र को ही यूज किया गया था, तो यह 2 नंबर हुआ। और उसके बाद कांस्य का उपयोग किया था और तब लास्ट में लौह का उपयोग हुआ था। तो हम देखते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 है ना, 1 2 4 3, यानी कि इसके राइट आंसर 1 2 4 3 यानी कि बी आंसर होगा। उसके बाद हम दोस्तों आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मध्य पाषाणकालीन हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यह हमें महदहा से प्राप्त हुआ है, जो यह स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में उपस्थित है। वहीं बेलन घाटी एक ऐसा स्थल है जहां से पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण तीनों कालों की वस्तुएं प्राप्त होती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जबकि लोथल एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। और एक वही आगे क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवीनतम खोज पर। तो दोस्तों ये से क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह क्या पूछे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवीनतम खोज पर कौन सा है। तो वह लहुरा देव को माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के कबीर नगर जिले में उपस्थित है। क्योंकि
यदि प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाता तो वह मेहरगढ़ होता, क्योंकि किसी के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। लेकिन नवीनतम साक्ष्य यदि बोला जाए, नवीनतम खोज पर आधारित, तो क्योंकि यह लहुरा देव है, क्योंकि लहुरा देव में 9000 से 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त हुए, वहीं मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं। तो इसे आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि वह क्या क्वेश्चन में पूछा गया। यदि केवल प्राचीनतम पूछे तो आप मेहरगढ़ से, और नवीनतम पूछे तो लहुरा देव मान सकते हैं। उसके बाद कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। भारत की दक्षिणी सीमा, अब दोस्तों क्वेश्चन में है जो कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की दक्षिणी सीमा हम जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट को माना जाता है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे उपस्थित है। और वहीं इंदिरा कोल जो कि एक उत्तरी पॉइंट है, और गौरा मोती जो कि गुजरात में उपस्थित है, और यह हमारा पश्चिमी पॉइंट है। और किबुथी अरुणाचल प्रदेश में यह पूर्वी पॉइंट है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा कहां से गुजरता है? तो हमारे भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री को माना जाता है, और 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरता है। अब हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? तो वह 5 राज्यों से गुजरता है। उसके बाद इंडियन मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो यह 5.5 घंटा का अंतर होता है। यदि ग्रीनविच टाइम जहां 0 डिग्री पे जो कि लंदन से गुजरता है, यदि वहां 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 12 यानी 5:30 बजेंगे। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। मृतकों का टीला उपनाम से किसे जाना जाता है? यह एक सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है, और इसे मृतकों के टीला के उपनाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स जो कि सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को कहा जाता है। वही एक और क्वेश्चन पूछता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि भारत से पूर्व की लंबाई क्या है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। वहीं भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो वह 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। हमारा उत्तर और दक्षिणी भाग जो कि लंबाई में पूर्व और पश्चिम से ज्यादा है। भारत के तट की लंबाई कितना है? दोस्तों इस क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भारत के मुख्य जमीन के तट की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। वहीं यदि इसमें द्वीपों के तटीय भाग को भी जोड़ दिया जाए तो यह 7500 हो जाता है। और यदि कुल भारत के लंबाई देखा जाए तो इसमें आप 15,700 और जोड़ दे सकते हैं, यानी कि 22,700 कुल टोटल इसके कुल तटीय लंबाई है। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं? दोस्तों हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के तटीय राज्य जो हैं समुद्र से कौन कौन है? तो भारत के तटीय राज्य 9 हैं। इसे आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा इरेटोस्थनीज के द्वारा सबसे प्रथम बार भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का व्यवहार किया गया था। और वहीं इरेटोस्थनीज को ही क्वेश्चन भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल को पिता कहा जाता है। और एनेक्सिमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माण करता कहा जाता है। और बेहम को ग्लोब का निर्माता माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चंस को, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है यह क्वेश्चन है। तो यह अरुणाचल होगा,
क्योंकि कर्क रेखा अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। दोस्तों यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि अरुणाचल जो कि कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है, जिसमें सबसे पहला गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आते हैं, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद मिजोरम और आते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं, तो 9 राज्य हैं। सर्वाधिक लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की होती है। इसमें क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है कि भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा की कौन सी है, तो वह गुजरात को माना जाता है, गुजरात है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है, तो वह आंध्र प्रदेश होगा। यह फर्स्ट सेकंड। वहीं सबसे कम लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है, तो वह गोवा होगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग कौन करता है, तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग कौन करता है, तो वह पंबन चैनल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रामेश्वरम पंबन द्वीप पे उपस्थित है और यह मुख्य भूमि से पंबन चैनल के द्वारा अलग होता है। वहीं पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि आता है और यह पाक जल संधि से अलग होता है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं डंकन पास जो कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में आता है। यह दोस्तों अभी हम लोगों ने 40 तक क्वेश्चंस के देखे हैं, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।